हम लोग भारत में हम लोग को ये पढ़ाया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ये दो सभ्यताओं की जिक्र होता है। ठीक है, लेकिन सभ्यता किसे कहते हैं? सभ्यता जो सभ्यता को इंग्लिश में कहा जाता है सिविलाइजेशन। ठीक है, तो अब ये प्राचीन काल का है, आप जो बात कर रहे हैं ये प्राचीन काल का। तो प्राचीन काल में सभ्यताओं की अगर हम बात करते हैं तो सभ्यता उसे कहा जाता है जिसका पुरातात्विक साक्ष्य पाया जाता है। ठीक है, और पुरातात्विक साक्ष्य में क्या है कि जैसे नगर का है, सील है, मोहरे हैं, ठीक है, वहाँ मनकटे हैं। ठीक है, एक ऐसा जो पता चले कि ये यहाँ पर मतलब कि एक सभ्यता रहा हो। बात समझ में आया? यानी सभ्यता रहने का प्रमाण हो, उसे कहा जाता है कि मतलब वो सभ्यता के अंतर्गत आता है। जिसके जो है रहने का कोई प्रमाण न हो, उसको हम जो है सभ्यता कैसे कह सकते हैं? जैसे अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता का आप देखेंगे कि वहाँ पर जो है उनके भवनों के अवशेष मिलते हैं, वहाँ मुहरें मिलती हैं, वहाँ पर जो है उनके मतलब घड़े मिलते हैं, उनके उनके रहने का वो सब प्रमाण मिलता है। लेकिन वैदिक सभ्यता का कहाँ मिलता है? लेकिन हम ये देखें इसके बाद अगर हम वैदिक मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अगर हम वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो ये एक्चुअली वैदिक सभ्यता नहीं है। जिसे आप वैदिक सभ्यता कहते हैं यह है बौद्धिक सभ्यता। सभ्यता यानी कि बौद्धों की सभ्यता, सामान्य भाषा में आप कह सकते हैं कि बौद्धों की सभ्यता। अगर आप ये देखेंगे ये बौद्धों की सभ्यता इसलिए कही गई है क्योंकि आप ये देखेंगे भगवान बुद्ध से लेकर के सम्राट अशोक तक का आज आप जो पुरातात्विक साक्ष्य देख रहे हैं वो आपको मिल रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता और बौद्धिक सभ्यता यानी कि बौद्धों की सभ्यता, ये दो सभ्यता। हालांकि ये माना गया है कि जैसे हम लोग जब ये बात करते हैं और यहाँ जो बात हो रही है वैदिक सभ्यता, तो इसको जबरदस्ती इसको फिट किया गया है। और अगर आप फिट करने के बाद इसलिए भी फिट नहीं हो रहा क्योंकि वैदिक का कोई सभ्यता मिल नहीं रहा, कोई पुरातात्विक साक्ष्य मिल नहीं रहा। ठीक है, कोई चीज पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिला। दूसरी बात है कि वैदिक सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता बोला गया। ग्रामीण सभ्यता इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पर मतलब कि गांव के जो लोग हैं वो जैसे गांव में क्या होता है कि वो खास करके आप ये देखेंगे कि यहाँ पर नगर नहीं होते हैं, मतलब पक्के मकान नहीं होते हैं, कच्चे मकान होते हैं, लोग सिस्टमेटिक नहीं रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है आप ये कह सकते हैं कि ये जो वैदिक सभ्यता है ग्रामीण है और सिंधु घाटी सभ्यता जो है नगरी सभ्यता रहा है। ठीक है, तो ये दो अंतर है। तो ये आप ये देखेंगे कि इस नगरी सभ्यता के बाद जो है ये जो बौद्धिक सभ्यता है जिसमें कि भगवान बुद्ध से लेकर सम्राट अशोक आते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे 7 महानगर है, लेकिन यहाँ पर आकर के कितना आ जाता है 16 महानगर आ जाता है। अगर आप ये दोनों को देखेंगे तो ये सिंधु घाटी का डेवलप रूप आप जो है वैदिक सभ्यता में आपको मिलेगा। यानी कि ये जो है जो वैदिक सभ्यता है ये एक आप कह सकते हैं कि ये भी एक नगरी सभ्यता है। ठीक है, और आप देखेंगे कि जो मतलब साम्राज्य का जो उदय माना गया है, मतलब खास करके ये जैसे हम लोग क्या कहते हैं मगध सभ्यता को, मगध को क्या कहते हैं मगध को क्या कहा जाता है साम्राज्य। तो जो मतलब कि ये जो साम्राज्य का जो कंसेप्ट आता है, साम्राज्य क्यों कंसेप्ट आता है? साम्राज्य का कंसेप्ट ये आता है क्योंकि मगध के जो राजा थे बिंबिसार, वो पूरे जो मतलब 16 महाजनपद थे वहां पर उनका जो है एक तरह से कंट्रोल था, आधिपत्य था। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि ये जो है एक व्यक्ति की कंट्रोल में नहीं था। इसलिए यहाँ पर जो है ये बात कहा गया है कि मतलब कि ये साम्राज्यों का उदय जो है मतलब कि मगध से माना गया है। तो आप ये देखेंगे डेवलप है। ये आप एक जो हम लोग ये कहते हैं जो वैदिक सभ्यता की जो बात की जाती है, और ये खास करके अपने आप को जो लोग मतलब ये कह सकते हैं कि जो वर्तमान में जब 1947 में इस देश के शासक बनते हैं, 1947 में इस देश के जब शासक बनते हैं तो ये शासक को अपनी जो है ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत करना होता है। तो उस ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए प्राचीन काल में वो वैदिक जो है एक चैप्टर को सभ्यता के रूप में पेश करते हैं, जबकि ये कहानियां हैं, इसका कोई एविडेंस नहीं है।
तो आप अगर अगर सही बात करें, अगर भारत के इतिहास को, अगर भारत के इतिहास की बात करें तो वैदिक सभ्यता जो है यहाँ पर थी नहीं। ठीक है, वैदिक सभ्यता जो है बाद में 1947 के बाद एक चैप्टर के रूप में लिखा गया, और हमें आपको इतिहास पढ़ाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता, फिर मतलब कि ये सम्राट अशोक का पीरियड, ठीक है, ये सब बताया जाता है। जबकि अगर आप इस देखेंगे, अगर भारत के अगर सभ्यताओं की अगर आप बात करेंगे तो ये पहली शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक इस देश में बौद्धों का ही शासन था, और बौद्ध ही जो है इस देश के शासक रहे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि पूरा बौद्धों का ही मतलब कि अधिपत्य रहा। 12वीं शताब्दी के बाद जो है यहाँ पर अन्य जो शासक आते हैं उनका अधिपत्य होता है। अगर आपको अगर संक्षेप में अगर मैं इतिहास की बात करूं तो आप 12वीं सदी से आप देखेंगे बौद्धों का, इसके बाद 12वीं सदी से लेकर के 12वीं सदी से लेकर के आपको जो है 17वीं सदी तक, 18वीं सदी तक, 18वीं सदी तक मुसलमानों का शासन रहा है, और उसके बाद जो है 18वीं सदी से जो है 20वीं सदी तक जो है इस देश में जो है ईसाइयों का शासन रहा है, और आप कह सकते हैं कि 20वीं सदी के मध्य से लेकर के अभी तक जो है इस देश में हिंदुओं का शासन हो रहा है। यानी कि इस देश का जो शासक रहा है वो ब्राह्मण अधिपत्य रहा है। इससे पहले इस देश के पूरे अगर साम्राज्य में देखेंगे तो पूरी के पूरे भारत पर जो है ब्राह्मणों का कभी भी अधिपत्य नहीं रहा है। आप पूरे भारत में अगर आप देखेंगे तो अधिपत्य सिर्फ बौद्धों का रहा है। तो ये देश इसीलिए बौद्धों का देश कहा जाता है। ये देश इसलिए आप ये देखेंगे कि जो हम सोने की चिड़िया की बात करते हैं या विश्व गुरु की बात करते हैं, तो वो विश्व गुरु इसलिए कहा गया क्योंकि भगवान बुद्ध की वजह से इसको जो है विश्व गुरु कहा गया। ये देश जो आज हम विश्व गुरु की बात करते हैं, आज हम देखते हैं कि हमारे पास विश्वविद्यालय बहुत हैं, लेकिन उस समय जो है 4 महाविद्यालय जो विश्वविद्यालय थे, जहाँ पर लोग विदेशी लोग आते थे, पढ़ते थे, अध्ययन करते। जितने भी यहाँ पर हम जब विदेशी जो है इनकी बात करते हैं कि यहाँ पर जो पढ़ने आए, जो पर्यटक आए, तो आप ये जब ये सब चीज़ जो देख रहे हैं वो बौद्धों की वजह से है। इसलिए देश जो है बौद्धों का है देश, मतलब ये देश रहा है। तो अब क्या रहा कि चूंकि इस देश में शासक हिंदू बने, ब्राह्मण बने, तो उन्होंने इतिहास को अपने अनुसार लिखने का काम किया। तो आज जो अगर आज हम लोग जो देख रहे हैं, जो पुरातात्विक साक्ष्य आ रहा है, ठीक है। अब एक बात और मैं बता दूं, अब यहाँ पर एक बात आप थोड़ा सी एक इंटरेस्टिंग चीज और देखेंगे कि हम सिंधु घाटी सभ्यता को उस तरह से नहीं पढ़ पाए, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमने भगवान बुद्ध के जो उपदेश है, जो शिलालेख है, उसको पढ़ा गया है। और भगवान बुद्ध का जो शिलालेख है वो पाली भाषा में, प्राकृतिक भाषा में, जबकि वैदिक सभ्यता का अगर इसका कोई शिलालेख नहीं है। पहली बात, कोई शिलालेख है ये नहीं है, कोई एविडेंस पुरातात्विक साक्ष्य है ये नहीं है। लेकिन अगर हम मान भी लें कि अगर कोई पुरातात्विक साक्ष्य है, तो ये भाषा क्या है? संस्कृत भाषा है। तो आप ये संस्कृत भाषा जो है फिर पाली भाषा, प्राकृतिक भाषा में कैसे चलेगी, कन्वर्ट हो गया। और जबकि आप ये देखेंगे कि आप अगर यहाँ का जो आप अभिलेख देखेंगे और यहाँ का अभिलेख देखेंगे, इन दोनों अभिलेखों को ये मैप करता है, और दोनों अभिलेख जो है एक दूसरे से मैचिंग करते हैं, और आप देखेंगे कि इसी अभिलेखों से जो है मतलब आगे बढ़ता है। और अगर लिपि की बात करें आप, तो लिपि जो है इन्हीं का डेवलपमेंट लिपि यहाँ पर है। और अगर हम लोग देखते हैं कि इस देश में संस्कृति का कब उदय होता है, कब आता है, तो वो पता चलता है पहली सदी में आता है। पहली सदी में जो है संस्कृत जो है, संस्कृत और पाली, ये भी कहा गया है कि वो पाली का कन्वर्टेड रूप जो है संस्कृत है, न कि संस्कृत का कन्वर्टेड रूप पाली है। तो इसलिए ये जो बातें कही गई है कि ये इस देश में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये खास करके इतिहास को तोड़ मरोड़ करके। और दूसरी बात है कि ब्राह्मण अपने अधिपत्य को और अपने आप को प्राचीन काल में स्थापित करने के लिए जो है इस बात को, तथ्यों को रखा गया है, जबकि इसका कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है, कोई भी एविडेंस नहीं है जिसके आधार पर हम इस बात को कह सकते हैं। किंतु ये आप देखेंगे कि ये कोर्स में रखा गया, कोर्स में पढ़ाया जाता है। ये ऐसा इसलिए किया जाता है कि आने वाली पीढ़ियों का माइंडसेट ये तैयार हो कि इस देश में जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं, जिसे हम हिंदू कहते हैं, वो जो है प्राचीन काल से इस देश का रहा है। जबकि हिंदू का अगर आपको मैं बताऊंगा कि हिंदू की उत्पत्ति कब होता है, इसका विस्तार कब होता है, और हिंदू को किसको कहा गया है, क्यों कहा गया है, हिंदू में कितने पार्ट आए हैं, इस बात हम लोग बात करेंगे। लेकिन इस बात अगर जो आज का इस कैडर में ये बात निकल कर आए कि वैदिक सभ्यता जो कोई सभ्यता थी नहीं, बल्कि एक चैप्टर है जिसे कि हम जो है हमें आपको एक जो है इतिहास के रूप में जो है एक सिविलाइजेशन के रूप में पढ़ाया जाता है। इसका कोई भी एविडेंस, प्रमाण अभी तक कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है, इसलिए ये कोई सभ्यता नहीं है।
तो हमें लोग अगर सही कर बात करें हम लोग, तो हम लोग यहाँ बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, और ये वैदिक सभ्यता को हम मतलब कि बौद्धिक सभ्यता कह सकते हैं, यानी बौद्धों की सभ्यता। क्यों बौद्धों की सभ्यता कह सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से ये यहाँ पर नगर मिलते हैं, इस तरह भगवान बुद्ध के पीरियड में नगर मिलते हैं। यहाँ जो लिपि मिलती है वही लिपि मिलती है, जो पुरातात्विक साक्ष्य है वो आपको मिलता है। ठीक है, लिपियाँ भी मिलती हैं, ठीक है, मुहरे भी मिलती हैं, लेकिन इनका कोई लिपि मुहरे नहीं प्राप्त होता है। इसलिए ये जो है ये ज़बरदस्ती इसको मतलब लाया गया है। और एक कहानी जो बताया जाता है कि आर्य इस देश में 1500 ईसा वर्ष पूर्व में जो है पशु चराते चराते आए और यहाँ के जो लोग थे उनके ऊपर आधिपत्य की, ये भी एक बकवास बात है। ठीक है, मतलब ये ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप लोग जब भौगोलिक क्षेत्र को देखेंगे तो आप कहीं भी ऐसा नहीं, अगर वो नष्ट कर दिए तो फिर 16 आप देख रहे हैं ना, यहाँ 7 महानगर हैं, यहाँ पर कितने 16 महानगर। ठीक है, यानी ये डेवलप की स्थिति में डेवलप कर रहा, इनका एरिया और विस्तार बढ़ रहा है। यहाँ पर साम्राज्य का उदय नहीं हुआ, लेकिन यहाँ साम्राज्य का उदय हुआ। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात तो जो लोग इतिहास है वही बता रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है यहाँ लाया गया है कि वैदिक सभ्यता, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि इतिहास के साथ फ्रॉडगिरी है। ठीक है, और ये आने वाली जो जनरेशन है उसके अंदर में ये माइंडसेट डेवलप करना है कि ये जो हिंदू सभ्यता है वो बहुत पुरानी सभ्यता रही है, ब्राह्मण इस देश के मतलब रहे हैं, पुराने रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है एक तो मतलब कहा जा सकता है कि ये एक चैप्टर है, ये कोई सभ्यता नहीं है। तो हम लोग को आवश्यकता ये है कि हम समाज में सही बात बताने का काम करें। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं पॉलिटिक्स, तो इतिहास के साथ ये पॉलिटिकल एक स्टैंड है कि किस तरह से हम अपने आप को प्राचीन काल में अपने आप को पेश करें। ठीक है, जबकि इसका कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है। तो हम जो भी बात करेंगे तो एक बात और बता दूं कि पहले क्या था कि इतिहास जो है, हम लोग आज कहते हैं कि वर्तमान इतिहास जो है अब वैज्ञानिक इतिहास हो गया। क्यों वैज्ञानिक इतिहास हो गया? क्योंकि अब जो इतिहास लिखा जा रहा है वो पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर लिखा जा रहा है। ये नहीं कि फलाने कह दिए, ढिकाने कह दिए, ये कह दिए, वो कह दिए, या कोई हिस्टोरिकल कह दिया। ठीक है, तो किसी के हिस्टोरिकल कहने से जो है बात बनने वाली नहीं, आपको पुरातात्विक साक्ष्य का प्रमाण देना पड़ेगा, तब जाकर के इसको माना जा सकता है कि आप जो बात कर रहे हैं वो सही कह रहे हैं। ठीक है, इसलिए नहीं कि इतिहासकार जो है, मैं आपको बहुत मतलब एक इंटरेस्टेड बात बताऊं कि भारत में लोगों को इतिहासकार माना गया, लेकिन विदेशी लोग भारत के इतिहासकार माने ही नहीं। ठीक है, क्यों इतिहासकार नहीं माने? इसलिए इतिहासकार नहीं माने क्योंकि वो जो बात कहते हैं वो कल्पनाओं पर आधारित करते हैं, जो बात कहते हैं उसका कोई एविडेंस नहीं देते। तो इसलिए हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि वैदिक सभ्यता कोई सभ्यता नहीं रही। ठीक है, धन्यवाद, साधुवाद। और कोई सवाल है तो कर सकते हैं आप लोग।